अपने आसपास दृष्टि डालें तो आप पाएंगे कि अनगिनत कहानियाँ हमारे चारों ओर मौजूद हैं। एक गली में ही आपको सैकड़ों कहानियाँ मिल जाएंगी और उन कहानियों से जुड़ी हुई और कहानियाँ। सोचती हूँ विधाता ने कैसे इतनी कहानियाँ लिखी होंगी, और जिस गति से मनुष्य अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं उसे देखकर तो लगता है कि भगवान ब्रह्मा को जाने कितना ओवर टाइम करना पड़ता होगा। खैर, अब हम अपने इस चैनल की पहली कहानी प्रारंभ करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमपिता आपको सदा सुखी रखें। कहानी का नाम है कनाडा वाली बहू। मीरा जी सुबह सुबह उठकर किचन में पहुंच गईं और झटपट बेटे के लिए बढ़िया सा टिफ़िन बनाया। टेबल पर नाश्ता लगा दिया। जब तक बेटा और बहू उठे तब तक तो घर की सफाई भी हो चुकी थी। जब गौरव ये देखेगा तो ज़रूर मुझे जाने से रोक लेगा। यहाँ कनाडा में नौकर कितने महंगे हैं, फिर बेटा बहू दोनों जॉब करते हैं। मैं यहाँ रहूँगी तो घर ही संभाल लूँगी। कौन सा मैं किसी पर बोझ हूँ, फिर मुझे इतनी पेंशन भी तो मिलती है। एक लौता बेटा है मेरा, उसके बिना भारत में घर काटने को दौड़ता है। घर तो परिवार वालों से बनता है ना। उन ईंट गारे की दीवारों में घर वाली फीलिंग नहीं आती। कहने को तो बेटे ने नौकर चाकर माली सब लगा रखे हैं, पर वो सब मेरे बेटे बहू की कमी को पूरा नहीं कर सकते। यही सब सोचते हुए मीरा जी बेटे बहू का इंतज़ार करने लगी। बेटे बहू तैयार होकर बाहर आए। जब से माँ आई थी तब से उन्हें बहुत आराम हो गया था। पूरा घर उन्होंने शीशे की तरह चमका दिया था। 3 टाइम बढ़िया स्वादिष्ट खाना नाश्ता बना देती हैं। वेरोनिका को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। वेरोनिका उनकी एनआरआई बहू है, जिसके पिता क्रिश्चियन और माँ भारतीय मूल की महिला हैं। इसीलिए उसमें दोनों ही संस्कार है, पर क्रिश्चियनिटी की छाप अधिक देखने को मिलती है। ओफो, देखो ज़रा, आज भी तुम्हारी माँ ने कितनी तेल वाली सब्जी बनाई है। हम रोज़ ऐसा खाना खाएंगे तो हमारी हेल्थ का क्या होगा। डाइनिंग टेबल पर रखी सब्जी देखकर वेरोनिका ने कैनेडियन इंग्लिश में कहा। धीरे बोलो, माँ सुन लेगी। गौरव ने अंग्रेजी में ही जवाब दिया। धीरे बोलो, माँ सुन लेगी। बड़े आए, उन्हें इंग्लिश आती भी है। चिढ़ाते हुए वेरोनिका ने उसकी बात दोहराई। तुम्हें क्या लगता है, मेरी माँ की इंग्लिश बहुत अच्छी है, और फिर जब से वो यहाँ आई हैं तुम्हें कितना आराम हो गया है। पूरा घर संभाल लिया है उन्होंने, गौरव ने कहा। मुझे नहीं, तुम्हें आराम है, क्योंकि तुम घर का काम करना नहीं चाहते। कान खोलकर सुन लो, इन्हें जल्दी से यहाँ से चलता करो। नाइफ गौरव के सामने नचाते हुए वेरोनिका ने कहा। अरे तुम नाराज़ क्यों हो रही हो? परसों वो चली जाएंगी, उनका टिकट भी करा दिया है, उनका वीज़ा भी समाप्त हो चुका है, तो उन्हें तो जाना ही है। अब समय से पहले क्या घर से निकाल दूँ? गौरव ने पहला कौर मुँह में डालने के बाद खाते खाते ही जवाब दिया। शुक्र है कि वीज़ा समाप्त हो गया, वरना तुम तो उन्हें रोक ही लेते। कान खोल कर सुन लो, मैं तुमसे ज़्यादा कमाती हूँ, और मेरी वजह से ही तुम्हें इतनी जल्दी कनाडा की नागरिकता मिली है। इस लिहाज से तो तुम्हें घर के ज़्यादातर काम संभालने चाहिए, पर फिर भी मैं घर का अधिकतर काम कर लेती हूँ। तुम्हें घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई और गार्डन की घास काटने का या कार साफ़ करने का काम देती हूँ। कभी कभी खाना पकाने में ही मदद लेती हूँ, पर तुम उससे भी बचने के लिए अपनी माँ को यहाँ रोकना चाहते हो। ऐसा नहीं चलेगा, मुझे प्राइवेसी चाहिए। कनाडा में 18 के होने के बाद तो संतानें भी प्राइवेसी के लिए पिता का घर छोड़कर अपने खर्च उठाने लगती हैं। न माता पिता बच्चों पर बोझ बनते हैं, न बच्चे माता पिता पर। अगर तुम्हें अपने सो कॉल्ड इंडियन संस्कार निभाने हैं तो तुम शौक से इंडिया जा सकते हो। वापस जाकर उसी कूड़े के ढेर में सड़ो। पर मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा करो, मुझे तलाक दे दो। तुम्हें मुझसे प्यार तो है ही नहीं। शादी से पहले जो सारे वादे किए थे वो सिर्फ कनाडा की नागरिकता हासिल करने के लिए थे, है ना? सेल्फिश कहीं के। पर एक बात जान लो कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, तो आए भले के लिए ही कह रही हूँ, इतराकर वेरोनिका ने कहा। डार्लिंग, मैं जानता हूँ तुम मुझे चाहती हो, और तुम जो भी कह रही हो मेरे भले के लिए कह रही हो, पर मैं अपनी माँ को ऐसे निकाल नहीं सकता। फिर वो भी तो किसी पर बोझ नहीं है। वो नेशनल बैंक की जोनल हेड रह चुकी हैं। अगर मैं उनकी आर्थिक सहायता ना भी करूं तो वो अपनी पेंशन से गुजारा कर सकती हैं।
पर मैं एक कर्तव्य के रूप में छोटी सी रकम उन्हें भेज देता हूँ। और वो भी एक वर्किंग वूमन रही हैं। वो हमारी प्रॉब्लम खुद समझती हैं और वो खुद ही यहाँ नहीं रुकेंगी। तुम चिंता मत करो। ठीक है, जल्दी खाओ, हमें देर हो रही है। प्यार से पहला कौर गौरव के मुंह में ठूस कर हंसते हुए वेरोनिका ने ठिठोली की। मीरा जी जो गरम गरम पराठा लिए किचन के दरवाजे पर खड़ी थीं, उन्होंने बेटे बहू की पूरी बात सुन ली थी और चुपचाप भीतर चली गई थी। पिछले 2 महीने से वो दिन रात बेटे बहू को इम्प्रेस करने के लिए तरह तरह के व्यंजन बना रही थी, ताकि वो लोग खुद कहें कि माँ तुम हमें छोड़कर मत जाओ। पर इन्हें तो मेरी सेवा दिखाई ही नहीं दे रही है। मेरे बनाए पकवान पसंद नहीं आते, ये तो बस मेरे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे, मैं भी तो जॉब करती थी, पर सास ससुर सबका ख्याल रखती थी। सबका खाना पकाकर तब ऑफिस जाती थी। ऑफिस से आकर पूरे घर का काम अकेले करती थी। गौरव के पापा तो खुद से पानी का ग्लास भी नहीं ले सकते थे। वो तो जब गौरव हुआ और जिम्मेदारियां बढ़ गईं तब नौकर रखा था। वेरोनिका क्या कुछ नया कर रही है? मुझसे ज़्यादा काम तो नहीं करती होगी। यहाँ तो हर काम के लिए मशीन है। डिश वॉशर में बर्तन साफ़ होते हैं, वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ़ होते हैं, अपने आप धुलकर सूख कर निकल आते हैं। पोछा लगाने वाली मशीन ऑन कर दो तो पूरे घर में घूम घूम कर खुद ही पोछा लगा लेती है। न तीज न त्योहार पर पकवान बनाने पड़ते हैं, न व्रत न उपवास रखने पड़ते हैं। फिर ऐसा क्या करती है कि मेरे बेटे को भी लगाए रहती है घर के कामों में? जो गौरव किसी राजकुमार की तरह पढ़ा है, उसे नौकर बनाकर रख दिया है। वो झाड़ू पोछा मारता है, खाना पकाता है। इसकी कल्पना करके मीरा जी का मन दुखी हो उठा। मन में अनेक विचार उठ रहे थे, पर किससे कहें। बेटा जाते समय किचन में आया। माँ, हम चलते हैं, शाम को ज़रा देर से आऊँगा, टेक केयर। उसने अंग्रेज़ों की तरह मीरा जी के गाल से गाल लड़ाए। ऑफिस को देर हो रही थी। मीरा जी ने सोचा शाम को बात करूँगी। हर रोज़ यही होता है, सुबह देर होती रहती है, रात में बेटा थका होता है। कैसे उससे कहें कि 2 पल मेरे पास भी बैठ जा। शनिवार को और रविवार को यहाँ पर वीक ऑफ रहता है। इन दिनों दोनों किसी क्लब में जाते हैं। गौरव कभी मीरा जी के साथ उसको साथ घुमाने ले जाना भी चाहे तो मीरा जी खुद भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहती, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है। ठंड में उनके घुटनों का दर्द बहुत परेशान करता है, पर वो उस दर्द को कभी अपने बेटे से नहीं बताती। वो तो पड़ोसियों से अपनी विदेशी बहू की कितनी तारीफ़ किया करती थीं। पड़ोसी भी उनकी किस्मत से जलते थे। कितना बड़ा घर, एक इशारे पर नाचने वाले नौकर चाकर, टैलेंटेड बेटा, विदेशी बहू। अरे मीरा, तुम्हारी किस्मत तो हीरे की कलम से लिखी गई होगी। विधाता ने। उनकी सहेली आशा जब उनसे मिलने आती तब यही कहती। आशा एक मध्यम वर्गीय परिवार की महिला है और मीरा जी की कॉलेज की फ्रेंड है। उसके पति का छोटा सा बिजनेस था, जबकि वो एक हाउसवाइफ थी। यहाँ मीरा जी के पति और मीरा दोनों की ऑफिसर रैंक पर कार्यरत थे और पुरखों की भी काफ़ी जमा पूंजी थी। आशा की 2 बेटियों की शादी हो गई और बेटा अपने पिता का ही बिजनेस संभालता है। उसका घर पोते पोतियों से चहकता रहता है। जैसे ही मीरा जी उसके घर जाती हैं, उसके पोते पोती दौड़कर उनकी गोद में चढ़ जाते हैं और उनसे चॉकलेट मांगने लगते हैं। आशा दोनों को डांटती है कि शोर मत करो वरना दादी चली जाएंगी। देखो उनके घर में कितनी शांति रहती है, और यहाँ ये दोनों मेरे सिर का दर्द बने रहते हैं। सिर पकड़कर जब आशा जी अपने पोते पोतियों की शरारत से परेशान होती हैं, तब मीरा जी का दिल कहता है कि हाँ, मेरे घर में शांति तो बहुत है, मगर मरघट जैसी शांति। घंटे 2 घंटे के लिए जब गोलू बिट्टू उनके घर आते हैं तो उनका घर जैसे जी उठता है। आशा की बहू तो खुद किचन में जाकर उनके लिए अपने हाथ से चाय नाश्ता बनाती है, और अक्सर आशा की बहू उनके लिए तरह तरह के पकवान बनाकर भी लाती है। वो सोचा करती थी कि ये उनका पैसा है जो लोगों को प्रभावित करता है, और आशा की बहू उनकी कद्र इसलिए करती है क्योंकि वो धनवान है। पर आज उन्हें एहसास हो रहा है कि इसके पीछे पैसा नहीं बल्कि संस्कार हैं। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो मीरा जी की बहू को तो उनकी अधिक कदर करनी चाहिए ना, क्योंकि ये पैसा तो अंततः उसे ही मिलेगा। उनकी आंखों के सामने रह रहकर आशा का भरा पूरा परिवार घूम रहा था। आशा का बेटा भी दुकान से लौटकर कैसे अपनी माँ की गोद में आज भी सिर रखकर लेट जाता है और दिन भर की बातें उन्हें बताता है। यहाँ मीरा जी के बेटे के पास समय ही नहीं है। यह रिश्ता तो बस औपचारिक है। यहाँ भावनाओं का कितना अभाव है। अपनापन तो जैसे समाप्त हो चुका है।
मम्मी, कल मेरी सहेलियां पार्टी करने के लिए आ रही हैं, तो प्लीज़ आप अपने कमरे में ही रहिएगा। बहू ने बैग वगैरह जगह पे रखते हुए उनसे कहा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं उनके लिए कोई ख़ास पकवान बना दूंगी। नो प्लीज़, आप कुछ मत बनाइए, हम बाहर से ऑर्डर करेंगे। वो लोग इंडियन डिशेस नहीं पसंद करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं ध्यान रखूंगी, मीरा जी मुस्कुराकर बोली। और हाँ, गौरव आज नहीं आएगा, वो कल शाम तक आएगा। उसे ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना पड़ रहा है। पर उसने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। उसने मुझे कॉल कर दिया था और मैं आपको बता तो रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आपकी फ़्लाइट परसों दोपहर को है, तब तक तो वो आ ही जाएगा। और नहीं भी आया तो मैं आपको ड्रॉप कर दूँगी। अच्छा, मैं सोने जा रही हूँ, खाना खा कर आई हूँ। आप भी खाकर सो जाइए। गुड नाइट। बहू ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अगले दिन शाम 4 बजे से बहू की सहेलियाँ, कलीग्स और फ्रेंड्स आने लगी। इसलिए उसने 3 बजे से ही मीरा जी को कमरे में रहने की इजाज़त दे दी। बेटे के न होने पर दुखी मीरा जी के गले के नीचे एक निवाला भी नहीं उतरा। पर बहू ने एक बार भी नहीं पूछा कि मम्मी कुछ खा लीजिए। वो तो दिन भर बस अपने कमरे में बैठी दोस्तों से बात करती रही और शाम की पार्टी का प्लान बनाती रही। बाहर से आने वाला शोर बता रहा था कि पार्टी में कई लोग आए थे। तेज आवाज़ में इंग्लिश गाने बज रहे थे। दिन भर की भूखी मीरा जी का सिर दर्द से फटा जा रहा था। 4 से 8 बज गए। उनसे रहा ना गया तो सिर दर्द की दवा लेने के लिए कमरे से बाहर आई। देखा तो पूरा घर चमचमाती रोशनी से भरा था, जो उनकी आंखों में चमक रही थी। इसी चमचमाती रोशनी में उन्हें अपनी बहू दिखाई दी, जिसने शराब का ग्लास हाथ में पकड़ रखा था और एक लड़के से हंसकर बात कर रही थी। लड़के का एक हाथ उसके कंधे पर था और दूसरे में उसने शराब पकड़ रखी थी। आसपास कई लड़के लड़कियां शराब का ग्लास थामे जोर जोर से हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। बहू, ये क्या है? तू शराब पी रही है? मीरा जी ने चीख कर कहा। मॉम, आप बाहर क्यों आई? मैंने मना किया था ना। बाहर ना आती तो तेरी करतूत कैसे देखती? क्या यही संस्कार दिए तेरे माता पिता ने कि तू पैती की गैर हाजिरी में मर्दों के साथ शराब पिए? Who is she? What she is talking about? एक अंग्रेज ने पूछा। She is my mother-in-law talking about boring Indian cultures. Hey, I love India. Hello, Mrs. Chopra. This is Eric here. उस अंग्रेज़ ने मीरा जी की तरफ हाथ बढ़ाया, पर उन्होंने नमस्ते किया तो बदले में अंग्रेज ने भी हाथ जोड़कर से झुका दिया। बहू, तुमसे ज़्यादा संस्कार तो इस विदेशी में दिख रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि तू शराब भी पीती है। माँ जी, ये शराब नहीं, वाइन है और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। यहाँ ये आम ड्रिंक है, सभी लोग पीते हैं। ये कनाडा है, भारत नहीं। यहाँ का खान पान अलग है और आपको तो मेरी चिकन मटन बीफ खाने पर भी ऐतराज़ है, तो क्या करूँ? अरे सिर्फ मांस तक ठीक सीमित होता तो ठीक था। बीफ? हे भगवान, तू हिंदू होकर गौमांस खाती है? हाँ, खाती हूँ। अब खुश हो गई आप अब अपने कमरे में जाइए। मैं हिंदू नहीं, क्रिश्चियन हूँ। बहू जानबूझकर हिंदी बोल रही थी ताकि उसके दोस्त ना समझ सकें। रुआसी होकर मीरा जी अपने कमरे की तरफ बढ़ी तो उस अंग्रेज ने उन्हें रोका। Hey, what happened? Why are you both angry? Mom, come on, have a drink with us. उस अंग्रेज ने टेबल से उठाकर एक ग्लास मीरा जी की तरफ बढ़ाया। I don't drink. I hate alcohol and non-veg food. I am a proud Sanatani. मीरा जी ने गुस्से से उसके हाथ से गिलास गिरा दिया। ज़मीन पर कांच और वाइन दोनों फैल गए। मम्मी, ये आपने क्या किया? आप मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट कर रही हैं। अब बहुत हुआ। आप फ़ौरन ये गंदगी साफ़ कीजिए और चुपचाप अपने कमरे में जाइए, गुस्से से चीखते हुए वेरोनिका ने कहा। It's okay, Veronica. Don't be angry. It's my mistake. I am sorry, Mrs. Chopra, if I hurt your emotions. I respect Indian culture. In fact, I am a devotee to Lord Ganesha, the elephant god. अंग्रेज ने मीरा जी से माफ़ी मांगी तो उन्होंने सोचा, ऐसे भारतीय मूल के विदेशियों से तो ये पक्के विदेशी भले जो बड़ों से माफ़ी मांगना तो जानते हैं। बहू को परेशानी न उठानी पड़े, इसलिए मीरा जी ने फर्श साफ कर दिया। उस अंग्रेज लड़के ने साथ देना चाहा, पर मीरा जी ने वेरोनिका
उसको और उसको दोनों को रोक दिया। रात में बेटा घर आया तो सीधा अपनी पत्नी के कमरे में गया। माँ का हालचाल लेना जरूरी ही नहीं समझा होगा उसने। सुबह उसका मूड उखड़ा हुआ था। मम्मी, क्या ज़रूरत थी इतना तमाशा करने की? तुम्हारी बहू को प्रमोशन मिला था इसलिए उसने कलीग्स को पार्टी दे दी मेरी गैर हाजिरी में। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं कि मेरी बीवी पार्टी करती है, वाइन पीती है, बीफ खाती है। तुम क्यों परेशान हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, तेरे करीब रहना चाहती हूँ, बिलक बिलक कर रोते हुए मीरा जी ने कहा। माँ को रोते देख बेटे का दिल थोड़ा सा पसीजा। माँ, तुम कनाडा की नागरिक नहीं हो तो तुम यहाँ हमेशा नहीं रुक सकती। तुम्हें नागरिकता मिलेगी भी नहीं। आई एम सॉरी, पर तुम्हें जाना होगा। बेटा, मैं चाहती हूँ कि भारत में अपना घर है, अपना परिवार है। तुम दोनों मेरे साथ अपने देश चलकर वहाँ रहो। यहाँ परायों के बीच में क्या सुख है? मुझे अब यहीं रहना है। यही मेरा देश है और मैं यहीं का नागरिक हूँ और यहाँ का कल्चर अब मेरा कल्चर है। आपको इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? आप बच्ची तो नहीं हैं, उम्र हो गई है आपकी, बेटे ने फिर गुस्से से कहा। हाँ, उम्र हो गई है मेरी और इस उम्र में ही अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने रखना चाहती हूँ। पता नहीं कब आंख बंद हो जाए। अगर ऐसा था तो मुझे इतना पढ़ाया लिखाया क्यों? इतनी डिग्रियां करा के इंडिया में मजदूरी करने के लिए? पढ़ाया लिखाया ताकि तू यहाँ जहाँ भी जाए अपनी प्रतिभा के दम पर नाम कमा सके, न कि इसलिए कि पढ़ लिख कर अपना धर्म, देश और संस्कृति सब भूल जाए। मॉम, ये किताबी बातें रहने दो प्लीज़। अब तुम्हें घर जाना है, तैयारी करो और हमारे जीवन में दखल देना बंद करो। मैं तुम्हारे जीवन में दखल दे रही हूँ? क्या मेरा जीवन और तुम्हारा जीवन अलग है? हाँ, तुम अपना जीवन जी चुकी हो और मेरा जीवन अब शुरू हुआ है। अब मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ। अपनी पत्नी और बच्चों के लिए मैं बेहतर जीवन की तैयारी कर रहा हूँ और तुम मुझे पीछे खींच लेना चाहती हो। माँ, जीवन झरने की तरह होता है। ऊपर से गिरने वाला पानी नीचे की ओर जाता है, नीचे से पानी ऊपर नहीं आता। माता पिता का स्नेह सदा बच्चों की तरफ जाता है और बच्चों का उनके बच्चों की तरफ। समझ गई बेटा, माता पिता का तो अपने बच्चों की तरफ फ़र्ज बनता है, पर बच्चों का उनके माता पिता की तरफ कोई फ़र्ज नहीं बनता। माँ, मैं समय समय पर आपको पैसे भेज दूँगा। कोई और ज़रूरत हो तो मांग लीजिएगा, पर प्लीज़ अब यहाँ मत आइएगा। नहीं, मुझे वहाँ आने को कहिएगा। वेरोनिका को इंडिया जाना पसंद नहीं है। ठीक है बेटा, और पैसों की ज़रूरत मुझे नहीं है। तेरी माँ ने बहुत कमाए हैं, तेरे बाप ने भी बहुत कमाए थे, मेरे सास ससुर ने भी आशीर्वाद स्वरूप मुझे खूब दिया है। अपने पैसे तू अपने बच्चों के लिए रख, बल्कि कम पड़े तो मुझसे मांग लेना। पर ये तो सोच कि मेरे बाद इस पुश्तैनी जायदाद की देखभाल कौन करेगा। कम ऑन मॉम, तुम्हारे जाने के बाद मैं सब कुछ बेच बाच कर पैसे अपने अकाउंट में डाल दूंगा। तू अपने देश का पैसा इन विदेशियों के चरणों में डाल देगा? ये तुम्हारे लिए विदेशी हैं मम्मी, मेरे लिए नहीं। मुझे और कुछ नहीं कहना है, बस तुम तैयार हो जाओ। गौरव चला गया और किसी रोबोट की तरह मीरा जी ने अपना सामान पैक किया और प्लेन पर बैठ गईं। उन्होंने तय कर लिया कि उनका पैसा उनके ही देश में रहेगा। घर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले अपनी वसीयत बनवानी है। उनका पैसा देश के अनाथ बच्चों के काम आएगा, न कि विदेशियों का बैंक बैलेंस बढ़ाएगा।